आदाब। मैं फैजान आलम 10 सियासत डेली में आपका स्वागत है। आज देश में 133वां नेहरू दिवस मनाया जा रहा है, जिसे चिल्ड्रंस डे के नाम से जानते हैं। आज हम बात करेंगे उस नेहरू की जिसने न सिर्फ भारत की नींव रखी, जिन्होंने सेकुलरिज्म बढ़ाने में, बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिनका योगदान डेमोक्रेसी को बनाने में लगा, जिनका योगदान साइंस एंड टेक्नोलॉजी या जिसे हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो नेहरू का रहा। मगर आज ये बदकिस्मती हम कह सकते हैं कि इस देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी नेता को नकारा गया है, इतने बड़े नेता को जिसने साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर जो काम किया है, जो भी हम आज आईआईटीज देख रहे हैं या एम्स देख रहे हैं, वो नेहरू की ही देन है। तो जिस नेता को इतना नकारा गया, उनके बारे में जो बातें भ्रम फैलाया गया है, वो सब लोगों तक पहुंचा है, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए फैलाया गया हो या कुछ लोग हैं, कुछ संगठन हैं जिनका काम ही है कि किस तरीके से जो उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन है वो लगातार किया जाए। तो इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ गौहर रजा साहब मौजूद हैं। आप स्क्रीन पर उन्हें देख ही रहे हैं। गौहर रजा साहब किसी पहचान के तो मोहताज नहीं हैं। CSIR के आप रिटायर्ड चीफ साइंटिस्ट रहे हैं, आप फिल्म मेकर हैं, आप पोएट हैं और हमारे सबसे करीबी साथी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गौहर साहब। बहुत शुक्रिया फैजान। सबसे पहले तो सर, क्योंकि मैं बात करना चाहूँगा उस साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर जिसकी अगर नींव की बात करी जाए, अगर भारत में किसी ने रखी है तो वो नेहरू ने रखी है। तो उसके ऊपर अगर आप कुछ रोशनी डालें। साइंटिफिक टेम्पर या जिसको हम साइंसी नजरिया भी कह सकते हैं, अगर उर्दू में कहना चाहें, या हिंदी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कह सकते हैं उसे। उसको पहली बार नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस्तेमाल किया। ये जो फ्रेज है साइंटिफिक टेम्पर, ये बड़ी अजीब बात है। बहुत बहुत मुझे ताज्जुब होता रहता है हमेशा ही जब भी मैं बात करता हूँ साइंटिफिक टेम्पर की, कि एक पॉलिटिकल लीडर ने इसके बारे में बात की, किसी साइंटिस्ट ने इसके बारे में बात ना करके पहली बार अपनी किताब में 10 पेज का एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत मोटी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और हर एक को पढ़नी चाहिए वो किताब। उस किताब में जो हिंदुस्तान की तारीख के ऊपर लिखी हुई है, उसमें साइंटिफिक टेम्पर की नेहरू बात करते हैं। उसमें कई तरह से उन्होंने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है, इसकी तारीफ दी है। एक जगह लंबी है थोड़ी सी तारीफ इसकी, और वहां वो कहते हैं कि ये नजरिया है चीजों को देखने का, और जो हिम्मत वाला नजरिया है, लेकिन ये नजरिया ऐसा भी है कि ये हदों के अंदर रहने वाला नजरिया है। यानी परखने की जरूरत है चीजों को, अगर आपके अंदर साइंटिफिक टेम्पर है तो। पर उस परखने के कुछ तरीके हैं, कुछ मीजान हैं, कुछ मापदंड हैं जिनके बाहर नहीं जा सकते आप। इससे आगे वो ये कहते हैं कि ये हिम्मत है पुरानी सारी मान्यताओं को, सारे रीति रिवाजों को परखे बिना ना माने। और ये भी कहते हैं कि आगे जो कुछ हमारे पास आ रहा है, जो डेटा हमारे पास होगा, जो हम तक खबरें पहुंचती हैं, उनको जब तक हम कसौटी पर ना कस लें तब तक उन्हें ना माने। हर पुरानी ऐसी मान्यता को जो साइंस की कसौटी पे पूरी ना उतरती हो, उसको नकारने की, उसको ना मानने की हिम्मत भी साइंटिफिक टेम्पर का हिस्सा है। और आखिर में इसमें बड़ी खूबसूरत अंग्रेजी जबान इस्तेमाल की है नेहरू ने। आखिर में वो ये भी कहते हैं कि ये अपने जहन को एक अनुशासन में, एक एक डिसिप्लिन में बांधे रखने की बात है। अब कई स्कॉलर्स ने ये कहा है कि साइंटिफिक टेम्पर का शब्द जो हैं, अल्फाज जो हैं, वो नेहरू की ईजाद है। तो मैं ये मानता हूं कि ऐसा है नहीं। इससे पहले यूरोप के लिटरेचर में हमें साइंटिफिक टेम्पर के लफ्ज मिलते हैं, पर वहां पर बहुत अलग मानों में मिलते हैं।
जिस तरह नेहरू ने इसको डिफाइन किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बड़ा दिमाग, और मैं अक्सर कहता हूं कि वो पॉलिटिशियन ना हो कि जो बनना चाहते वो जिंदगी में बन सकते हैं, लेकिन वो एक राजनेता बने, पॉलिटिशियन बने, और उन्होंने हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो उसको अपने नजरिए में लोगों को कन्विंस करके ढाला, थोपने की कोशिश नहीं की, वरना कुछ ना होता। जैसे आज हमारे मुल्क में हो रहा है कि अपने नजरियात को थोपने की कोशिश की जा रही है, बाय हुक और बाय क्रूक, वैसे नेहरू नहीं थे, बहुत डेमोक्रेटिक आदमी थे। और वो एक जगह कहते हैं कि ये लेबोरेटरी की चार दीवारी होती है, उसमें जो हम साइंस के तरीके इस्तेमाल करते हैं, उनको चार दीवारी के बाहर जब हम अपनी जिंदगी में अपने समाज को परखने के लिए, अपनी खुद जिंदगी में फैसले लेने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम साइंटिफिक टेम्पर कहेंगे। एक और जगह वो बड़ी अजीब बात कहते हैं कि ये एक आजाद मनुष्य का नजरिया है। अगर ये आजाद मनुष्य का नजरिया है तो वो दो बातें कह रहे हैं कि जिसके अंदर साइंटिफिक टेम्पर नहीं है वो आजाद नहीं, और जिसके अंदर आजादी नहीं है, जो आजाद नहीं है, उसके अंदर साइंटिफिक टेम्पर नहीं हो सकता। तो ये दोनों बातें जब वो एक खूबसूरत से सेंटेंस में कहते हैं, एक जुमले में उसको कूजे में बंद करते हैं, तो ये सिर्फ एक बड़ा दिमाग ही कर सकता है। नेहरू एक जगह और भी कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर के बारे में, और वो ये कहते हैं कि 20वीं सदी जो वो उन लोगों की है जो साइंस के साथ दोस्ती करेंगे। यानी अगर आप साइंटिफिक नजरिया नहीं रखते हैं तो आगे आने वाली दुनिया का हिस्सा नहीं हो सकते। और ये हमें दिखाई दे रहा है कि जिन मुल्कों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर पे बहस नहीं हुई, जिन मुल्कों के अंदर साइंस के इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए गए, हमारे साथ या हमारे बाद आजादी के बावजूद ऐसा उन्होंने नहीं किया, वहां डेमोक्रेसी जो है वो बहुत कमजोर है, उसकी बुनियादें कभी जड़ पकड़ ही नहीं पाई। हमें दिखाई देता है पाकिस्तान में, हमें दिखाई देता है बांग्लादेश में, जो बहुत बाद में आते हैं, लेकिन हमें ये म्यांमार में भी दिखाई देता है, हमें ये मिडिल ईस्ट में भी दिखाई देता है, हमको ये श्रीलंका में भी दिखाई देता है, जो आजकल उथल पुथल मची। असल मामला यह है कि बिना साइंटिफिक टेम्पर के, और साइंटिफिक टेम्पर कोई रुकी हुई चीज नहीं कि वो एक गंदे पानी की तरह से रुकी हुई चीज हो जो सड़ने लगे। साइंटिफिक टेम्पर लगातार बदलाव लाने की जरूरत का हिस्सा है समाज के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि नेहरू ने साइंटिफिक टेम्पर पे जो डिबेट शुरू की 1900 यानी 45 में उन्होंने किताब लिखी है, वो 46 में छपी है वो किताब, यानी हिंदुस्तान के आजाद होने से कुछ ही पहले उनकी किताब ये आई है। और फिर आजाद हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ हुआ, जो जो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट्स हुई, उनमें साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर बेहद बहसें हुई, और पहली बार हिंदुस्तान हमारा ऐसा मुल्क बना जिसने साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशन पास किया 1958। दुनिया में किसी और मुल्क ने ये नहीं किया था उस वक्त तक। तो ये रेजोल्यूशन पास होने के बाद मुल्क में जो बुनियाद पड़ी साइंस और साइंटिफिक टेम्पर की, और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस लगातार बिल्ड किए गए। दो लेबोरेटरीज जो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उसके कैंपस में कहीं एक कोने में थी, एक का नाम था NCL और एक का नाम था NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। इन दोनों से बढ़ करके लगभग 26 इंस्टीट्यूशन बने पहली 2 दहाइयों के अंदर, और आज वो 37 इंस्टीट्यूशन पूरे मुल्क में फैले हुए। ये जो विजन था कि हिंदुस्तान के हर कोने में एक बेहद गरीब मुल्क जिसको अंग्रेजों ने चूस लिया था, बिल्कुल वहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हम इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, हम यूनिवर्सिटीज में इंट्रोड्यूस करेंगे उसे, हम डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाएंगे। ये बहुत बड़ा विजन था।
हम DRDO बनाएंगे, हम एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाएंगे, हम इसरो बनाएंगे। ये बहुत बड़ा विजन था उस वक्त, क्योंकि परेशानियां बहुत थी और लोगों के एतराजात बहुत थे कि जब भुखमरी है मुल्क के अंदर तो आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन आज जो नेहरू का विजन था, जो साइंटिस्ट का उस वक्त विजन था, जो पॉलिटिशियंस का उस वक्त विजन था, उसकी फसलें आज हमारी नई नस्लें काट रही, और उसके ऊपर इस वक्त बहुत बड़ा अटैक है। सब चीजें प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में ये बहुत डिस्टर्बिंग चीज है। लेकिन जब आप ये करते हैं तो नेहरू के ऊपर अटैक करना भी आपकी जरूरत बन जाता है। आरएसएस और उनके जो टेंटिकल्स हैं सारे के सारे, उनके लिए तो ये जरूरी है कि नेहरू को वो गाली गलौज की हद तक उनके ऊपर बौछार करें उसकी। तो वो करते रहे पिछले पिछले 3-4 साल में। खास तौर से नेहरू के ऊपर जितना अटैक हुआ है, जैसा तुमने कहा शुरुआत में ही, उतना किसी और लीडर के ऊपर नहीं। और उसकी वजह यह है कि अगर आपको साइंटिफिक टेम्पर को जूतों तले रौंदना है तो नेहरू के ऊपर भी अटैक करना होगा, और बहुत गंदे तरीके से करना। जी बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पे लोगों ने सोचना छोड़ दिया है। सो कोशिश यही है कि लोग संभले, क्योंकि अभी जिस हालात में मुल्क जा रहा है, जो साइंटिफिक सोच जो है उस पे जो खतरा मंडरा रहा है, जो कि दिख भी रहा है कि जगह जगह पे जो हम भाषण देखते हैं उसका लोगों पे जो असर देखते हैं, तो दिखता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को कितना कमजोर किया गया है और कितने कोशिश है। बस मैं आपसे ये जानना चाहूंगा साथ साथ में कोई गौहर साहब, कि ये जो कोशिश है लगातार कि नेहरू के उस विजन पे अटैक करना जिसको किया गया है, तमाम लोग जानते हैं, ये हार क्या सिर्फ नेहरू की है, या नेहरू की वो जो विरासत है जिसमें हम तमाम लोग आते हैं, ये हम सबकी भी हार है? क्योंकि ये जिम्मेदारी हम लोगों की थी, ये सबकी थी, कि वो जो नेहरू का विजन था, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है, जो डेमोक्रेसी की बात करता है। मुझे याद आ रहा है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था, जब उसके बाद जब कोल्ड वॉर का जो एरा पूरा चला था यूएसएसआर और अमेरिका में, उस दौरान जब नईम नाम की नॉन अलाइन मूवमेंट जो बना था, उसमें नेहरू एक बड़ा नाम थे, जिन्होंने यूएसएसआर और अमेरिका दोनों से के साथ जाने से इनकार कर दिया था। तो ये विजन उस दौर में लेके जो शख्स चला हो और जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, हम उसी को छोड़ते जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है और हम किस तरीके से इसे क्लेम करने की कोशिश करें? अगर नेहरू और गांधी ना होते और मौलाना आजाद और पटेल जैसे लोग ना होते इस मुल्क में, तो मेरा मानना यह है कि ये बहुत पहले हो गया होता। जैसा मैंने कहा कि जिन मुल्कों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के ऊपर, रिसर्च के ऊपर बात नहीं हुई, उन मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं। आरएसएस और बाकी फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कहीं भी हों, किसी भी मुल्क का हिस्सा हो, हमारे मुल्क में भी थी, वो जब जब सर उठाएंगी तो उनको साइंटिफिक टेम्पर पे, सेक्युलरिज्म के ऊपर अटैक करना लाजमी होगा। वो उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकती। आज जो हमें दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि उनका अटैक लगातार बढ़ता जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बातें करते हैं जब कि भाई नाले की गैस से बनाई जा सकती है चाय, जब वो ये कहते हैं कि जो जो गणेश जी हैं वो प्रमाण है, हाँ, स्किन ग्राफ्टिंग का, या वो A+B² समझाने में अटकता है प्राइम मिनिस्टर जब, तो फिर नीचे लोगों के ऊपर क्या असर पड़ता है वो हमें दिखाई देगा। यानी जज फिर कहता है कि अगर गाय है वो इनहेल करती है, एक्सहेल करती है ऑक्सीजन, और वो बड़ी बेशर्मी के साथ कहता है। एक लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की, चाहे वो एक डार्विन लंबी की थ्योरी फहरिस्त को बनती है, ना मानना हो, एक बहुत लंबी फहरिस्त है, आपने सही फरमाया। तो वो एक लंबी फहरिस्त बन जाती है और नीचे तक ये वैसे चला जाता है कि भाई अब हम ऐसी बातें कर सकते हैं उल जुलूल, जो साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ हो, जो साइंटिफिक टेम्पर को अटैक करती है। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये हो रहा है, लेकिन अवाम के बीच में
जो मेरे सर्वेज बताते हैं, साइंटिफिक टेम्पर बढ़ा है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बढ़ी है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में यकीन बढ़ा है, साइंटिस्ट के लिए इज्जत बढ़ी है और साइंस के लिए इज्जत बढ़ी है। हमारे सर्वेज ये बता रहे हैं कि मुल्क के अंदर अवाम के बीच में कम से कम वो नहीं है जो हमें टेलीविजन पे दिखाई दे रहा है और जो हमको इन बड़े बड़े गद्दियों पर बैठे हुए लोगों के मुंह से सुनाई दे रहा है, वैसा है नहीं। ये बात सही कह रहे हो तुम बिल्कुल कि ये जिम्मेदारी हम सबकी। साइंटिफिक टेम्पर फैलाना, जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि इट्स ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री टू स्प्रेड साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड ह्यूमनिज्म। तो जब हम ये बात कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मुझे या तुम्हें जिम्मेदारी दी जा रही, हर शख्स को ये जिम्मेदारी दी जा रही। सिर्फ शख्स ही नहीं बल्कि हर इंस्टीट्यूशन को ये जिम्मेदारी दी जा रही। तो फिर मीडिया की भी ये जिम्मेदारी कि वो साइंटिफिक टेम्पर फैलाए, फिर जुडिशरी की भी ये जिम्मेदारी है कि वो साइंटिफिक टेम्पर फैलाए, उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव है उसकी भी यही जिम्मेदारी है, और नेताओं की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हाथ रख करके कसम खा करके किसी गद्दी पर बैठते हैं तो फिर ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रौंदना हो गया। अगर वो साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं या ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं जो साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ जाता है। मैं ही समझता हूं कि तुम बिल्कुल सही बात कह रहे हो। अगर आप हिंदुस्तानी हैं, अगर आप इस देश के नागरिक हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखना होगा। न सिर्फ ये कि यकीन रखना होगा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन जो जिम्मेदारियां आपको दे रहा है वो आपको निभानी होगी, वरना ये क्रिमिनल एक्ट होगा, वरना आप हिंदुस्तानी नहीं कंसीडर किए जा सकते, आप भारतीय हैं ये कंसीडर नहीं किया जा सकता अगर आप साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ जा रहे हैं। जब तक संविधान है और ये संविधान है तब तक ही आपकी जिम्मेदारी है। तो सिर्फ इंडिविजुअल की नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशंस की भी ये जिम्मेदारी है, और अगर कहीं अटैक होता है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बहुत शुक्रिया गौहर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, 10 सियासत डेली के साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया आज पंडित जवाहरलाल नेहरू को और साइंटिफिक टेम्पर को याद करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका गौहर साहब। आदाब। तो इसी तरीके के न्यूज़ के लिए आप जुड़े रहें 10 सियासत डेली के साथ। मैं फैजान आलम, शुक्रिया।